हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। एंड जो हमारा चैप्टर है वो हमने उस सेकंड चैप्टर पे मूव ऑन कर लें। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तक हमारे जो प्रैक्टिस चल रही थी पहले क्वेश्चंस की, अब हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिस के लिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला। उस पर आपकी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, आई थिंक 2 या 3, आई थिंक 2 ही हैं, राइट। सो आज हमारी जो वीडियोज़ है उसमें हम फिर कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं स्टेप बाय स्टेप पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद थोड़े और हाई लेवल, थोड़े और, तो इस तरह से वो सारे फेज, सारे एरिया कवर करूंगी, सो दैट किसी को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जस्ट एग्जाम देने के लिए, ठीक है, उनका भी कवर हो जाएगा। एंड जिनको कोई भी एग्जाम देना है, वनडे एग्जाम, वो सब कवर अप करेगा। तो गाइज, अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ ये क्लासेस के लिए है तो गलत है, यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। एंड अगर आप वीडियोस बहुत तसल्ली से अच्छे से देखते हो, कंसंट्रेट करके, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चंस इससे बाहर आ जाएं। ट्रस्ट मी, मैं सही कह रही हूँ, इससे बाहर नहीं आएंगे। 10th के लेवल तक का आपका जो चीज़ है वो सब कवर अप होता है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा कई बार ज़्यादा ही बता देती हूँ, जस्ट इसलिए कि हाँ ठीक है, कॉम्पिटिटिव है तो बताना चाहिए। और धीरे धीरे अगर बीइंग अ टीचर ड्यूटी बनती है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि वो जब हम आदत डालते हैं स्टूडेंट्स में कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, तब जाके बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि वो एक कहावत है ना, जब तक सिर पे तलवार नहीं लटकती स्टूडेंट्स तैयारी नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स या कोई भी काम नहीं करता है, वो वाली चीज़ है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन के साथ। 5 सॉल्यूशंस A B C D E when tested with universal indicator showed pH as this much। मतलब कि 5 सॉल्यूशंस आपको दिए हैं अलग अलग, मान लो कि टेस्ट ट्यूब में 5 सॉल्यूशंस हैं जिनका हमने टेस्ट ट्यूब का नाम दे दिया A B C D E। पांचों टेस्ट ट्यूब की आपने जब टेस्टिंग करी, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से, ऑब्वियसली बात है आप पीएच मेजर करना चाह रहे हो उसके लिए, तो पांचों की अलग अलग पीएच की वैल्यूज आई, ठीक। अब उसके बाद पूछा जा रहा है विच सॉल्यूशन, इन सब में से पांचों के लिए आपको 5 अलग अलग ऑप्शंस दी हुई हैं, आपको फिगर आउट करना है कौन सा वाला सॉल्यूशन कहाँ आएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक, कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की क्या कहते हैं, जो वो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन जो होगी उस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उस पीएच को अरेंज करना है। चलो वो तो बाद में करें, पहले इसको पता लगा लेते हैं। रिवाइज कर लें एक बार एक चीज़, छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं। सेंटर में अगर 7 है, इधर 0 तो क्या होगा 14, ठीक है, बट 0 से थोड़ा ज़्यादा ही होता है ना, 1 to 4, इनफैक्ट 0 नहीं, मुझे 1 करना चाहिए, 1 to 7, 7 to 14, ठीक है ना, ये आपको पता है। इस साइड एसिडिक पीएच है, ये बेसिक पीएच है। अब जब आप इधर जाते हो, मतलब 7 से 1 की तरफ जा रहे हो, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ऐसे ही 7 से 14 की तरफ बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। चलो न्यूट्रल कौन होगा, ये सेंटर वाला, तो यानी पीएच आपका 7 है यहाँ पे, यस है, कौन सा है, A B C D, D है, तो न्यूट्रल के लिए आप क्या कर दोगे, सॉल्यूशन D, ठीक है। यहाँ साथ साथ पीएच भी लिखते जाओ, मैं ऊपर मेंशन, ये लो वो ले लेती हूँ, इजी रहेगा आपके लिए भी। पीएच की वैल्यू 7, पीएच मैं येलो से लिखते जा रही हूँ, बाकी इससे लिख देंगे व्हाइट से, फाइन, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अच्छा, अगला है स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन। एल्केलाइन और बेस, मतलब आपको एल्केली का मतलब बताया था ना कि क्या होता है, राइट। तो अगर किसी को नहीं याद तो वीडियो देखो, ठीक है। ऑल एल्केलीज आर, अभी नहीं बताऊंगी, जाके वीडियो देखो, मैं तो बता ही दूंगी, मैं दोबारा बता दूंगी, क्या फायदा, जाके देखो। एसिड बेस वाले में जब मैंने एल्कली के बारे में बताया है, बेसिस के बारे में बताया है, वहां जाके फिगर आउट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एल्कली क्या है, ठीक है। और ये भी बताना कि एल्कली और बेस में क्या फर्क है। देखते हैं कितने लोग जाते हो, कितने लोग वहां पढ़ते हो, या किसको जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें याद है, फाइन, ओके। फिलहाल के लिए मैं ये बता देती हूँ, एल्केलाइन मतलब कि आपको 7 to 14 के बीच में आपका पीएच होगा, एंड स्ट्रांगली एल्केलाइन मतलब कि 14 के पास होगी वो वैल्यू, ठीक है। 14 के पास यहाँ एक ही वैल्यू आपको नजर आ रही है 11। कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर सी, सॉल्यूशन सी, और पीएच था आपका 11, ओके। चलो तीसरा, स्ट्रांगली एसिडिक, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा,
7 से लेके 1 तक आते आते एसिडिटी बढ़ रही है, तो देखो जरा कौन से सबसे छोटी वैल्यू है, 1 दी हुई है, तो जाहिर सी बात है 1 आपका यानी कि सेकेंड वाला बी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बी। और कितनी है पीएच है आपका 1। अच्छा अब अगला वीकली एसिडिक, तो 7 से तो कम ही होगा, 7 वैसे भी आपका देखो बी सी डी तीनों ही हो चुका है, क्या रह गया ए और ई, है ना, ए और ई यानी 4 और 9, 4 आपका 7 से कम है, 9 आपका 7 से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है 4 वाला यानी कि सॉल्यूशन ए वीकली एसिडिक होगा, 9 वाला वीकली एल्केलाइन होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए जिसका कि पीएच है 4, ठीक है, सॉल्यूशन ए पीएच 4 वीकली एसिडिक, और सॉल्यूशन ई पीएच 9, सॉल्यूशन ई पीएच 9 ये क्या हो गया वीकली एल्केलाइन। अब इसके बाद देखो जरा क्या पूछा हुआ है, अरेंज करना है पीएच को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब बेस में तो हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, है ना, हाइड्रोजन आयन किस में होगा, एसिड में ही होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाए उस पीएच में अरेंज करना है। तो जो आपके एल्केलाइन वाले पीएच हैं वो पहले आएंगे, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर का तो मतलब यही होता है। देखो अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, पीएच वाली चीज आपको अरेंज करनी है, सॉल्यूशंस को लेके नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा 11, फिर 9, अच्छा उसके बाद देन 7, देन 4, देन 1, 11, 9, 7, 4, 1। 1 में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आपने पीएच इंक्रीज भी कर दिया बस। अच्छा इस रिगार्डिंग जो है ना पीएच रेंज आपको पता है, ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा आप कर लोगे, बस ध्यान क्या रखना है, जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, जो कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है वो गड़बड़ कर देते हैं। 7 से जब हम 1 की तरफ जाते हैं तो एसिडिटी या आप कह सकते हो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और 7 से जब 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मतलब वो जो आपका बेस है वो और ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक होता जाएगा, स्ट्रांगली एल्केलाइन होता जाएगा, ठीक। और पीएच वाली चीज़ जो है इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी, देखो पीएच वाली जो आपकी कहना चाहिए कि वैल्यूज़ को अरेंज करने की चीज़ है, जल्दबाजी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में यूजुअली स्टूडेंट्स गलत करते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे ऑब्जेक्टिव। ये बहुत छोटी सी गलती है लेकिन सारा आंसर आपका गलत हो जाता है आते हुए भी, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ध्यान देना, और किसकी कंसंट्रेशन पूछी हुई है वो भी, अगर तोड़ मोड़ के क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछ लिया जाए तो बी केयरफुल कि आप क्वेश्चन को समझ सको, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। चलो ये हमारा एक पीएच वाला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं पीएच के ही क्वेश्चंस, या ओवरऑल पूरे चैप्टर में से मैं तो क्वेश्चंस ले रही हूँ, है ना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं कवर अप करवा रही हूँ, तो कोई और क्वेश्चन लेते हैं। एंड क्वेश्चंस में आपका देखो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं पूरे मैं आंसर नहीं लिखवाना चाह रही, आप देख रहे होगे मैंने कभी भी आंसर पहले भी नहीं लिखवाया है, जहाँ रिएक्शन से हैं, जहाँ केमिस्ट्री पार्ट है, जो चीज़ समझानी चाहिए बच्चों को या समझ में आनी चाहिए बस मैं वो कराती हूँ। आंसर आपको पूरा लिखवा के मैं स्पून फीडिंग नहीं करना चाहती, है ना। तो उसका रीज़न ये है कि चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, बच्चे की ड्यूटी बनती है कि वो एक बार पढ़े, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि क्वेश्चंस करने से पहले जाओ एक बार वीडियो देख के आओ, अच्छे से चैप्टर पढ़ो फिर क्वेश्चन करना, ठीक है। और आपने अगर आंसर समझ लिया तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, नो नीड टू क्रैम इट, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझो और अपनी लैंग्वेज में उसको लिख के आओ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लिए आपने, उनका नाम आपने रख लिया ए एंड बी, ठीक है, मार्क कर लिया आपने। दोनों में हमने इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिया है, ठीक है। आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम रिबन का मतलब कि आपने उस मैग्नीशियम मेटल लिया हुआ एक्चुअली रिएक्ट करवाने के लिए। अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए, दोनों में से एक टेस्ट ट्यूब जो ए है उसमें हमने डाला HCl, और बी में हमने डाला है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड वाई। पहले तो ये समझो फिजिंग क्या होता है। एपीफिज, फिज का मतलब क्या होता है, देखा है वो बबल्स उठते हैं अचानक से, आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो
और सारी वो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक जो भी आप पी रहे हो, CO2 आप कह सकते हो, गैस जो है अचानक से बाहर निकलती है। दैट इज एक्चुअली बेसिकली फिजिंग, कि जो भी आपकी गैस है वो अचानक से बहुत स्पीड पे क्रिएट हो रही है, काफ़ी अचानक से, और वो इस तरह से बबल्स बन के निकले। ठीक, तो दोनों में 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं, दोनों में मैग्नीशियम रिबन लिया है, इक्वल लेंथ का लिया है, दोनों में एसिड डाला है। तो फर्क कहाँ है? फर्क यहाँ है, एक में हमने डाला है HCl विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, और एसिटिक एसिड वीकर एसिड। तो जाहिर सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है उसका भी फर्क पड़ेगा। आपकी जो गैस निकल रही है थी कौन सी? H2 गैस, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस रिलीज होती है। क्लियर? H2 गैस HCl के केस में ज़्यादा अमाउंट में, और आप कह सकते हो कि फास्टेस्ट स्पीड पे, ज़्यादा अमाउंट तो क्या कहें, फास्टेस्ट स्पीड पे आपकी वो गैस इवॉल्व होगी, एंड वो अचानक से जो फास्टेस्ट स्पीड में होती है इस वजह से फिजिंग होगी। ठीक है, क्योंकि एक ही साथ अचानक से काफ़ी अमाउंट ऑफ गैस आपकी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, और वो फास्टर स्पीड पे निकल रही है। दैट्स वाई हम उसे कहेंगे फिजिंग, एंड इट विल अकर इन टेस्ट ट्यूब A। ठीक है, रीजन आपको पता लग गया, क्योंकि HCl is a stronger acid than acetic acid and it will create hydrogen, or it will, you can say, evolve hydrogen at a faster rate। हाइड्रोजन गैस वो एक फास्टर स्पीड या फास्टर रेट पे प्रोड्यूस करेगा HCl इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब देखो आपका जो एसिड का स्ट्रेंथ है उससे भी तो फर्क पड़ेगा ना। एक है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, वो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, H आयंस देता है, तो जाहिर सी बात है तुरंत डिसोशिएट होएगा, तुरंत आयंस देगा, और वो फर्दर आपके वो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इवॉल्व गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। एसिटिक एसिड ऐसा नहीं है। एसिटिक एसिड आपका वीकर एसिड है, और उसमें आपकी पार्शियल, कहना चाहिए कि पूरी तरह से कहने का मतलब है कि डिसोशिएट नहीं होता है। ठीक है, और बहुत स्लो रेट पे होता है, जो होता भी है। तो इसीलिए आपका जब सारी चीज़ें स्लो है तो गैस भी आपकी स्लो रेट पे बनेगी, फिजेज आउट होगा ही नहीं। ठीक है, बनेगा बट वो बहुत धीरे धीरे, उतनी देर में तो शांति हो जाएगी। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है, मिल्क मैन एडेड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। अच्छा यार, दूध वाले ऐसा करते हैं क्या? मेरे को तो पता नहीं था बाकी पता नहीं, आई रियली डोंट नो। ओके, मिल्क मैन ने क्या किया है, बेकिंग सोडा डाला है दूध में, और क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन। पहले इसका आंसर कर लेते हैं। उसने डाला बेकिंग सोडा, अच्छा जी, उसने pH, सोडा का मतलब क्या है यहाँ पे, किसी को ध्यान है? बेकिंग सोडा यानी कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहीं ना कहीं लेके आ रहे हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है बेकिंग सोडा का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। ठीक है, ये भी जाके ढूंढो और देखो। आज की वीडियो में ना 2 क्वेश्चन हो गए, एक एल्कली और बेस वाला, दूसरा क्वेश्चन बेकिंग सोडा। आई जस्ट वांट कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके आंसर करो। ठीक है, और एक चीज़ और है, जैसे कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, आपको पता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग लाइव चैट में कमेंट करते हो, बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, बहुत बार तो मैं उस टाइम रिप्लाई कर पाती हूँ, ऑनलाइन हूँ, कई बार नहीं भी कर पाती हूँ। सो दैट वे आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि एल्कली और बेस में क्या फ़र्क है, क्या सेम है, डिफरेंट है, जो भी है, वॉट एवर। एंड दूसरा क्वेश्चन आपके लिए हो गया बेकिंग सोडा। ठीक, फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, बेकिंग सोडा डालने से pH इंक्रीज होगा, टुवर्ड्स बेस, टुवर्ड्स एल्केलाइन मूव करेगा, जो भी आपका pH है, मतलब जिसमें भी आपने डाला है उसका pH। ओके, तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने pH को, वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क, उसने फ्रेश मिल्क के pH को 6 से क्यों शिफ्ट किया टुवर्ड्स स्लाइटली एल्केलाइन? मतलब 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा तभी हम स्लाइटली एल्केलाइन कहेंगे ना। अप्रॉक्सीमेटली 7 आपका न्यूट्रल है, तो उससे थोड़ा सा आगे 8 के अराउंड कह लो, 8 से 9 के बीच में कह लो। ठीक है, उसने ऐसा क्यों किया? अब देखो, आपको पता है गर्मियों में जैसे हम दूध रख देते हैं, ख़राब हो जाता है जल्दी, है ना, और बहुत बार ऐसा होता है, हम कहते हैं दूध का दही हो गया। वैसे हम ये नहीं कहते हैं, आजकल की लाइफ में हम लोग कहते हैं दिमाग का दही हो गया बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, सब कहते हैं दिमाग का दही हो गया, क्योंकि काम सबके पास बहुत ज़्यादा है, उसी में भाग दौड़, टेंशन, सो मेनी थिंग्स, एंड जब फेडअप हो जाते हैं या इरिटेटेड, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो बोल देते हैं दिमाग का दही हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे दूध का दही की बात कर रही हूँ। दूध का दही इसलिए हुआ क्योंकि कर्ड में आपको पता है एसिडिक कंटेंट होता है ना। ठीक है, और एसिडिक कंटेंट है मतलब pH आपका कम होगा, तो पहले ही pH 6 है, और अगर इजीली, यानी इसके चांसेस इजी हैं कि ये फटाफट से कर्ड में कन्वर्ट हो जाए,
फिर दूध वाले का तो बिजनेस बैठ जाएगा, उसको तो बेचना था दूध, दही तो बेचनी नहीं है, दही तो चलो बाद में बन गई अलग बात है, बेचेगा। लेकिन जो वो बेसिकली ऐड करते हैं बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क में, उसका रीज़न है कि वो पीएच थोड़ा सा 7 के उस साइड ले जाना चाहते हैं, 7 को पार कराना चाहते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन करना चाहते हैं, ताकि वहां से वापस एसिडिक मीडियम में आने में थोड़ा टाइम लगे, है ना। जाहिर सी बात है, रास्ता तय करना पड़ेगा। देखो ये पीएच लाइन है, ये मैं बोल देती हूँ 1, ये 7, ये 14। अगर यहाँ कहीं पीएच होगा, देखो एसिड आपका ऑलरेडी 6 है ये, और अगर जब कर्ड बनती है तो और कम हो जाता है, थोड़ा यहाँ कहीं है। ये यहाँ से यहाँ आना आसान है, यहाँ से यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं फ्रेश मिल्क में जिसका कि पीएच 6 है, सो दैट उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने से बचाया क्या जा सके, थोड़ा टाइम लगे, ठीक है। और टाइम लगेगा तो उससे क्या होगा, वो अपना उतनी देर में दूध ही बेच देगा, उसके बाद जिसके घर दूध जाए उसकी मर्जी है, दूध पीना है, दही जमाना है, जो करना है करे, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है, पीएच को टुवर्ड्स बेसिक थोड़ा सा चेंज करता है, शिफ्ट करता है, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अच्छा, अब ये दूध जिसके घर में गया उसको दही जमाने में उसके दिमाग की दही हो गई। कैसे हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि वो अपने नॉर्मल तरीके से, जो भी घर की मैडम थी दही जमा रही थी, दही जमने में बहुत टाइम लगा। बहुत बार देखा ना, चलो जोक से पार्ट, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो भी मिल्क लेके आए, ठीक है, दही जमाने की कोशिश करते हैं, बहुत बार तो टेम्परेचर का फर्क होता है और बहुत सी चीज़ों का फर्क होता है, बट एक्चुअल में पीएच का भी फर्क होता है, एक फैक्टर आपका ये भी होता है। तो कई बार दही जमती नहीं है प्रॉपर, कई बार ढंग से जम जाती है, तो वो सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ की रिलेट नहीं कर पाते हैं, बट होता है ऐसा। अब जो चीज़ आपकी यहाँ से यहाँ आनी थी कर्ड बनने के लिए, वो जाहिर सी बात है जब एल्केलाइन साइड चला गया है आपका पीएच, तो उसको वापस न्यूट्रल पे लाओगे, न्यूट्रल से फिर थोड़ा जो फ्रेश मिल्क का पीएच होता है 6 वहाँ, और उसके बाद फिर और कम, तब जाके वो कर्ड बनेगा, ठीक है। तो उसको कर्ड बनने में जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसका पीएच इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी, कहाँ तक, स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम तक। पीएच उसका ऑलरेडी, सपोज करो मैं कहती हूँ कि 8 to 9 के बीच में हो गया है, सो इट हैज़ टू रिड्यूस इट्स पीएच फ्रॉम 8 to 9 से लेके कहाँ तक, बिलो 6, अ बिट ऑफ 5 to 6 के बीच में कह लो, जैसे भी, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू हमें ज़रूरत भी नहीं है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी इससे ध्यान नहीं आ रही कर्ड के लिए हम क्या कहेंगे। और वैसे भी हम कह ही नहीं सकते यार, कभी हम कहते नहीं दही खट्टी है, नहीं दही का टेस्ट नॉर्मल है, तो हम कैसे कह सकते हैं पीएच हमेशा 5 से 6 के बीच, मतलब इतना ही होगा, रेंज बता सकते हैं ना एक। तो इसीलिए वो आपका थोड़ा सा एसिडिक होता है, ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। ओके, तो ये हो गया हमारा दोनों क्वेश्चन। पहला कि उसने बेकिंग सोडा क्यों डाला, क्योंकि उसको स्लाइटली एल्केलाइन करना था ताकि उसका दूध खराब ना हो जाए एंड वो कर्ड में इजीली सेट ना हो जाए। और दूसरे केस में ये हो गया कि अगर स्लाइटली एल्केलाइन पीएच हो गया तो उसको वापस कर्ड के लिए जो थोड़ा एसिड चाहिए था, वो स्लाइटली एसिडिक चाहिए, तो वहाँ तक लाने में जाहिर सी बात है और टाइम लगेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दीज 2 क्वेश्चंस। चलो, अब हमने अपने दिमाग का दही, दूध का दही, जो करना था कर लिया। अब बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, है ना, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एंड अब की बार किसका क्वेश्चन लिया जाए, चलो देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मैंने 2 क्वेश्चंस और लिए हैं एंड वो पीएच वाले नहीं हैं, थोड़ा डिफरेंट हैं ताकि आप पक ना जाओ इसलिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने वैसे बता दिया था आपको, बट दोबारा बता देती हूँ क्योंकि उसमें हो सकता है शायद ही आपको रिलेट ना कर पाओ। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आप मॉइस्चर प्रूफ प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर क्यों कहते हैं, ये याद है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, याद नहीं है यार, कि एक्चुअली इतना वर्कलोड होता है कई बार नहीं याद रहता, आप लोग देख लेना। जिस दिन मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया, यानी फर्स्ट वीडियो, जो इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है, उसमें मैंने बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। और वो एक्चुअली है ही आपका ये चीज़ कि जैसे जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, हड्डी टूट जाती है ना, प्लास्टर लगता है, दैट वो होता है एक्चुअली पाउडरी मास है, ठीक है। और जब हम उसमें पानी डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक सॉलिड सब्सटेंस में। तो वही सेम रिएक्शन है, मैं जैसे आपको रिएक्शन लिखूंगी ना, आपको याद आ जाएगा। देखो, रिएक्शन है आपकी कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, बताया था ना मैंने उसमें वीडियो में, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, और इसको सेमी मत लिख देना, इट इज हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अगर वाटर एब्जॉर्ब कर ले तो ये कन्वर्ट हो जाता है
CaSO4 2H2O, यानी कि जिप्सम में, जो कि आपका हार्ड सब्सटेंस है, सॉलिड हार्ड सब्सटेंस। और ये क्या है? ये आपका पाउडरी मास होता है। मतलब ऐसे सोचो जैसे पाउडर जैसा है, आपने उसमें पानी, ऐसा नहीं कि ज्यादा पानी डाल दिया तरी बना देनी है, नहीं पानी उसमें डाला जाता है उसको सेट करने के लिए, ताकि आपकी जो हड्डियां टूट गई हैं वो हिले ना। प्लास्टर लगाते हैं आप, तो जाहिर सी बात है, इसको देख के आपको पता लग गया होगा, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर फ्री कंटेनर में पैक नहीं किया गया, उसने मॉइस्चर कहीं से भी थोड़ा बहुत भी आ गया, पानी नहीं आप डाल रहे बट मॉइस्चर थोड़ा सा भी आ गया, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस खराब हो जाएगा, वो सॉलिड मास बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आप उसको रीयूज नहीं कर पाओगे, उस तरह से खराब हो जाएगा, आप उसको प्लास्टरिंग के लिए यूज नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई हम उसको कहाँ रखते हैं? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब भी कहीं ज़रूरत पड़े, इस तरह से यूजुअली प्लास्टरिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसी टाइम आप वाटर कॉन्टेंट मिलाते हो, सो दैट प्लास्टर आपका लगाया जा सके, हड्डी जहाँ आपको सेट करनी है वो सेट हो सके, ठीक है। जिप्सम, याद आया जिप्सम से कुछ कि मैंने बताया था ये पेरिस में मिलता था एंशिएंट टाइम में, काफ़ी पहले टाइम में, एंड इनिशियली सिर्फ वहीं मिलता था, उसी के नाम पे ये इसका नाम पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, रीजन मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल देने हैं, ओके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? किसी चीज को न्यूट्रल बनाना, सिंपल सी बात है, एसिड बेस का चैप्टर है। एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर, ना वो एसिड है ना वो बेस है, तो यानी जब आप उसका पीएच तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एसिड बेस आप कैसा ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है ना। सॉल्ट आपका कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है कि आप कैसा एसिड कैसा बेस ले रहे हो। चलो मैं एक सिंपल रिएक्शन लेती हूँ, NaOH प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग बेस लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, दोनों चीज स्ट्रॉन्गली है, सॉल्ट बन जाएगा आपका NaCl प्लस वाटर, बेस एसिड सॉल्ट वाटर, ये रिएक्शन आपकी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जितना एसिड था उसने उतना ही सॉरी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि ये 1 मोल था तो आपने ये भी 1 मोल लिया, जितना उसको चाहिए उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि वहां पे एसिडिटी नाम की चीज ही ना हो, ठीक है। तो इस तरह से जब आप एसिड बेस रिएक्ट कराते हो तो फाइनली आपका जो कंपाउंड बनेगा, एक तो सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर निकल जाता है, और वो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल होता है, ना वहाँ एसिड है ना वहाँ बेस है, एक नई चीज बन चुकी है, दैट इज सॉल्ट। इस रिएक्शन को आप कहते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। एंड एक तो ये एग्जाम्पल हो गया जो हमने किया। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा फनी सा है, एसिडिटी हो जाती है ना घर में सबको, यूजुअली बहुत बार हो जाती है, आजकल हम लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या जो भी, वैसे भी हो जाती है, तो एंटासिड यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटासिड का काम क्या है? स्टमक में एसिड अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, चलो वैसे जोक्स अपार्ट, जो एसिडिटी होना है ये खाली इस पे नहीं डिपेंड करता कि आप खाना पीना ढंग से नहीं खा रहे हो, और बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हेल्थ, एक्सरसाइज, ईच एंड एवरीथिंग, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ खाने का फर्क पड़ता है, ओके। हाँ, बट ये जरूर है कि स्टमक में एसिड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लग जाता है। स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना, स्टमक की अंदर की जो आप कहते हैं, वो कहना चाहिए वॉल्स या लाइनिंग, का मतलब है कि अंदर का जो उसका एरिया है, उसकी जो जैसे सपोज करो स्टमक है, ठीक है, जो भी आपका ऑर्गन है उसकी आउटर लाइनिंग है, तो अंदर भी होगा ना कुछ इंटरनल, उसकी वहां से आपकी एसिड्स रिलीज होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं सॉरी। लेकिन अगर वो एसिड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो गए तो एसिडिटी कॉज करते हैं। उसके ऊपर से हम क्या ऐसी चीज़ पीते हैं जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, एसिडिटी ठीक हो जाए? एंटासिड लेते हैं। उसमें आप बहुत सी चीज़ें लेते हो, देखो कोई इनो ले लेता है, कोई मीठा सोडा ले लेता है ना, ठीक है, और कुछ लोग ऐसा होता है कई तरह की आपकी मेडिसिन आती हैं वो ले लेते हैं। तो बेसिकली उस सब में हो क्या रहा है, जो एक्स्ट्रा एसिड बन गया है उसको आपने हटाना है ताकि आपकी एसिडिटी ठीक हो जाए, आपको दिक्कत ना हो। एसिड कैसे हटेगा? बेस जब आप लोगे तो हटेगा। बेस किसी फॉर्म में आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप उसको खाओ, कोई टैबलेट हो, चाहे आप उसको पानी में मिलाओ, इन वॉट एवर वे। तो एक रिएक्शन है आपकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, इट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका केमिकल नेम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यही होगा ना, OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइड, इसकी 2 वैलेंसी है इसलिए ट्वाइस हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl। ऐसा मत सोचना बॉडी में H2SO4 क्यों नहीं लिया, जो स्टमक लाइनिंग में एसिड रिलीज होता है दैट इज HCl। ओके, क्या बनाएगा ये? एसिड और बेस। ये एसिड है, ये बेस की तरह काम करता है, NaOH है ना, MgOH ट्वाइस, सिर्फ वैलेंसी चेंज के कारण फॉर्मूला चेंज हुआ है आपका। ओके, तो कंपाउंड आपका बन जाएगा MgCl2 प्लस वाटर। क्लियर है? MgCl2, बैलेंस कर लो जरा इसको। सपोज करो मैंने ये कर दिया, ठीक है, 2 क्लोरीन और 1 Mg, उधर भी यही है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रह गया। हाइड्रोजन यहाँ है 4 और 2 ऑक्सीजन, तो इसको ट्वाइस कर देते हैं। 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो आपका एक्स्ट्रा एसिड बन रहा था स्टमक में, जैसे ही आप मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लोगे, ठीक है, वो क्या करेगा? धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज कर देगा उस एक्स्ट्रा एसिड को। अब न्यूट्रलाइज कर दिया तो वहां पे एसिडिटी जिस वजह से हो रही थी वो चीज़ रही ही नहीं, आपका सॉल्ट बन गया प्लस वाटर। सॉल्ट्स आपकी बॉडी में ऑलरेडी होते ही हैं, मतलब आयंस होते हैं, कहने का मतलब है फ्लूइड में आपका ओवरऑल फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। पानी आपको पता है ये बॉडी में है ही ओवरऑल, ठीक है। जिन लोगों ने बायो पढ़ रखी है उन्हें पता है, और जब आप साइंस पढ़ते हो 8th 9th में भी ऑलरेडी सबको आइडिया है कि बॉडी का मैक्सिमम जो कहना चाहिए कि वेट आप या अमाउंट है उसमें वाटर कंटेंट है ना। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें मैंने कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए हैं। अब अगले लेक्चर में मैं फिर ऐसे ही, अभी कंटिन्यूटी में यही चैप्टर कराऊंगी मैं, मतलब इसके ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एंड आपने बस क्या करना है, आपने छोटे छोटे काम करने हैं, वीडियोस देखनी है रेगुलरली, पढ़ना है रेगुलरली, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है रेगुलरली, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है रेगुलरली, और एक चीज़ और करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये रेगुलरली नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, लाइक शेयर रेगुलरली करना है, बस इतना सही करना है। एंड आप लोग बहुत सारा अपना प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, दैट्स सफिशिएंट फॉर मी एक्चुअली। सो ओके, इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।